गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड पार्ट की, और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, कंडक्टेंस ऑफ सेल के बारे में बात कर चुके हैं, और थर्ड और लास्ट पार्ट हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम लोग यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक डिवाइस है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की थी, वहाँ पे रिवर्स था, उल्टा था इसका। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोगों ने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? जो भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे उसमें कुछ केमिकल्स लेंगे, अब उन केमिकल्स में केमिकल रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन कौन सी होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस केमिकल एनर्जी को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? तो ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। अब सबसे पहले इस सेल जो सेल रिएक्शन है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की, इसको सबसे पहले परफॉर्म किया था गैल्वेनी ने और वोल्टा ने। ठीक है। इस वजह से हम लोग इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब हम लोग इसी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? तो हम लोग एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है। एक बीकर ले लेते हैं, उस बीकर में कोई भी मेटल आपकी, जैसे जिंक मेटल हो, कॉपर मेटल हो, सिल्वर मेटल हो, गोल्ड मेटल हो, कोई भी आप लोग मेटल ले सकते हो। उस मेटल का सॉल्यूशन लेंगे। जैसे हम लोगों ने जिंक का ले लिया, तो जैसे यहाँ पे ZnSO4 ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या ले लिया? ZnSO4। ठीक है। जिस मेटल का सॉल्यूशन लिया उसी मेटल की रोड लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है तो Zn की रोड लगा देंगे। क्लियर है? अब कोई भी मेटल रोड आप लोग काम में ले रहे हो, उसको उसके मेटल आयन सॉल्यूशन में डिप करते हो, तो यहाँ पे दो टेंडेंसी है। या तो जो मेटल होगी रोड की, वो मेटल आपके मेटल आयन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। जो आपकी मेटल की रोड है वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पे मेटल रोड में आप लोगों ने जिंक की रोड ली है। किसकी रोड ली है? जिंक की। और यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन लिया है। जैसे मैं ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ठीक है। तो जिंक मेटल का आयनिक सॉल्यूशन है और जिंक मेटल की ही रोड है। अब यहाँ पे देखो दो टेंडेंसी हैं। या तो ये जो जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल में जो जिंक एटम है वो आपका जिंक आयन में कन्वर्ट हो सकता है। या तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी मेटल आयन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन में जो Zn2+ आयन है, ZnSO4 में Zn2+ आयन होगा, ये आपका Zn में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? तो या तो आपकी मेटल आयन में कन्वर्ट होगी, या फिर आपका मेटल आयन मेटल एटम में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो मेटल एटम बनेगा या आयन बनेगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। कैसे क्या डिपेंड करेगा वो हम लोग अभी बात करेंगे। क्लियर है? तो जब भी किसी मेटल की रोड को उसके आयनिक सॉल्यूशन में आप लोग डिप करोगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि मेटल की रोड का ऑक्सीडेशन हो जाए, कहने मतलब वो आयन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जो मेटल आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो आपका मेटल की रोड पे कलेक्ट हो जाए, कहने मतलब रिडक्शन हो जाए। क्लियर है? तो कैसे होगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, किस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाते हैं। ये टू हम लोगों ने बीकर ले लिए, आपने लैब में बीकर देखे होंगे, वो बीकर ले लिए। एक बीकर आपका ये हो गया, दूसरा बीकर आपका ये हो गया। ठीक है। अब जैसे मैंने इस बीकर की बात करूँ मैं, तो मैं यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ये आपने बीकर ले लिया और इसमें किसका सॉल्यूशन लिया? ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है। और जिस मेटल का सॉल्यूशन लिया उसी मेटल की रोड लगा देते हैं। ये मैंने जिंक मेटल की रोड लगा दी। ठीक है। ये जो आपने रोड लगाई है वो कौन सी मेटल की है? जिंक मेटल की। तो जिंक मेटल की रोड लगाई है, इस रोड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। जो भी आप लोग मेटल की रोड लगा रहे हो आयनिक सॉल्यूशन में, उसे आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रोड। और ये जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है इसे आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
ठीक है। तो मेटल की रॉड लगाई, उसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, और उसको उसी मेटल की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया है। दूसरी तरफ जो हम लोगों ने बीकर लिया है, उस बीकर में हम लोग कोई दूसरी मेटल का सॉल्यूशन लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर मेटल का, तो मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेता हूँ, वही आपका एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और यहाँ पे हम लोग एक रॉड डिप कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रॉड डिप कर देते हैं। अब ये रॉड किस मेटल की बनी हुई है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर की रॉड होगी। किसकी रॉड होगी, कॉपर की रॉड। और इस कॉपर की रॉड को भी हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। तो ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और ये आपका जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है यहाँ तक। चलो, अब यहाँ पे ये जो आपकी मेटल है, मेटल रॉड है। अब मैंने आपको बता दी, जब भी आप लोग किसी मेटल को उसके आयनिक सॉल्यूशन में डिप करोगे तो हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन और ये भी हो सकता है उसका रिडक्शन हो। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों ने देख रखी है, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उस सीरीज में जो भी आपका एलिमेंट ऊपर की तरफ आता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो भी नीचे की तरफ आता है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे Zn जो आपका है, ये जो आपका Zn है, उसकी टेंडेंसी होगी ऑक्सीडाइज होने की। यहाँ पे जो आप लोगों ने Zn मेटल की रोड ली है, यहाँ पे Zn मेटल की जो रोड है, वहाँ पे Zn एटम किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में विद रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। जो आपका जिंक एटम है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोग देखना, वहाँ पे जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की, तो जिंक आपका Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ आपकी कौन सी रोड है, कॉपर की रोड। यहाँ पे जो आपका कॉपर होगा, यहाँ पे जो आपका कॉपर होगा, अब देखो यहाँ पे जिंक ऊपर आता है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर नीचे आता है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपका कॉपर आयन होगा, कॉपर आयन मीन Cu2+ आयन, ये Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Cu में। क्लियर है। ये आपका Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, Cu में। ठीक है। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो उसे आप लोग कहोगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि हाफ रिएक्शन हो रही है, टोटल रेडॉक्स रिएक्शन होनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसे आपको पता है एनोड भी कहते हो, तो इसे हम लोग एनोड सेल भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन। तो जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। क्या कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। और जहाँ पे रिडक्शन हो उसे आप लोग कैथोड भी कहते हो, तो इसे आप लोग कैथोड सेल भी कह सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे आपका एनोड सेल लेफ्ट साइड में और कैथोड सेल राइट साइड में। और मैं आपको बता भी दूँ, और शायद पहले बताया होगा आपको, LOAN याद रखना है। तो L का मतलब क्या होगा, लेफ्ट, O का मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और A का मीनिंग क्या होगा, एनोड, और N का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप लोग लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जहाँ भी होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, और एनोड का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है एनोड का, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसा था, पॉजिटिव था। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों चार्ज क्यों आ रहा है उसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बता ही दिया कि Zn एटम जो होगा रोड का वो Zn2+ में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो Zn एटम है वो किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में। अब Zn2+ में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, रोड पे। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जब Zn एटम आपका Zn आयन में कन्वर्ट होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब सेकंड Zn एटम Zn2+ आयन में कन्वर्ट होगा। आपका सेकंड Zn एटम है वो भी किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ आयन में। क्लियर है। अब सेकंड वाला जो आपका Zn2+ आयन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे 2 टाइप के अपोजिशन फोर्स होंगे। कहने मतलब क्या हुआ कि ये जो Zn है सेकंड वाला Zn2+ में कन्वर्ट होगा, तो इस सॉल्यूशन में पहले जो Zn2+ आ चुका है वो Zn2+ इस नए Zn2+ का क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि आपको पता है सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है।
तो ये जो पहले वाला Zn2+n है, नए आने वाले Zn2+ का क्या करेगा, रिपल्सन होगा, अपोज करेगा। ठीक है, साथ में पहले जब Zn2+ में कन्वर्ट हुआ था वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके गया था। अब सेकंड वाला Zn2+ में कन्वर्ट होगा तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब नए इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 टाइप के अपोजिशन फोर्स काम करेंगे। यहाँ पे 2 टाइप के अपोजिशन फोर्स काम करेंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट तो आपका होगा इलेक्ट्रॉन ऑफ रोड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। पहला किसकी वजह से होगा? रोड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और सेकंड यहाँ पे रिपल्सन की बात करूँ तो Zn2+n ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन के जो Zn2+n होंगे उनकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के रिपल्सन हो गए, रोड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और दूसरा Zn2+n ऑफ सॉल्यूशन की वजह से। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि Zn की कोई ना कोई टेंडेंसी होगी। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है, वहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वहाँ पे आपको साइड में वैल्यू दी होती है -3, -2.87, +0.36, +0.77। तो ये सारी वैल्यू दी होती है। तो वो किसकी वैल्यू? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो वो वैल्यू ये शो करती है कोई भी आपका एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। तो यहाँ पे Zn की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, लेकिन इसकी एक फिक्स वैल्यू है कि वहाँ तक ही ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद ही ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्लियर है। तो ये जो आपका Zn है, Zn2+n में कन्वर्ट होगा। जब ये Zn2+n में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 टाइप के अपोजिशन काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये अपोजिशन फोर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। धीरे धीरे अपोजिशन फोर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है। तो शुरू में तो आपका Zn2+n में कन्वर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे इसे अपोजिशन मिलता जा रहा है। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका जो आयनिक सॉल्यूशन है ZnSO4 का, उसमें सारे में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, Zn2+। कहना मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे Zn2+ प्रेजेंट हो जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, और दूसरा यहाँ पे जो आपकी रोड है उस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। तो जब आपके Zn की Zn2+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी और ये जो 2 टाइप का अपोजिशन फोर्स है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस कंडीशन में आपका सेल यहाँ पे काम करना बंद कर देगा। कहना मतलब Zn का Zn2+ में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब दूसरी तरफ की कहानी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कॉपर की रोड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखो, आपने देख लिया कि यहाँ पे कॉपर 2+ है ना, उसकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लेके और Cu में कन्वर्ट होने की। कहना मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयन होगा, यहाँ पे जो Cu2+ आयन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, Cu में। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस रोड से। तो देखो रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रोड पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये Cu2+ आयन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन विड्रा किए हैं, तो रोड पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब ये जो Cu2+ आयन Cu में कन्वर्ट हो रहा है, पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, SO4 -2 आयन। पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, SO4 -2 आयन। अब देखो ये आपका Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रोड से ले रहा है, तो रोड पे पॉजिटिव चार्ज, और पीछे किसको छोड़ के जा रहा है, SO4 -2 को। किसको छोड़ के जा रहा है, SO4 -2 को। ठीक है। अब पहला Cu2+ Cu में कन्वर्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेकंड वाला Cu2+ जब Cu में कन्वर्ट होगा तो अब रोड पे कैसे चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो रोड पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है, नए आने वाले पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। पहली बात। दूसरी बात, रोड में पहले से SO4 2- है, जब दूसरा Cu2+ Cu में कन्वर्ट होगा तो ये भी क्या छोड़ के जाएगा, SO4 2- तो पहले वाला SO4 2- नए आने वाले SO4 2- का क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, अपोजिशन करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी 2 टाइप के अपोजिशन फोर्स वर्क करेंगे। यहाँ पे भी जो अपोजिशन फोर्स होंगे वो 2 टाइप के होंगे। ठीक है। कौन कौन से होंगे उनकी मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट तो होगा पॉजिटिव चार्ज ऑफ रोड, जो कॉपर रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से रिपल्सन। तो आप लोग लिखोगे पॉजिटिव चार्ज ऑफ रोड। पहला अपोजिशन तो यहाँ से मिल रहा है, और सेकेंड अपोजिशन इनको देखो कहाँ से मिल रहा है,
सॉल्यूशन में SO4 2 माइनस आयन है, सॉल्यूशन में क्या है SO4 2 माइनस आयन, इनकी वजह से भी इनको क्या मिल रहा है, अपोजिशन मिल रहा है। तो आप लोग लिख दोगे SO4 2 माइनस आयन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो टाइप की अपोजिशन हो गए। अब यहाँ पे Cu2 प्लस की Cu में कन्वर्ट होने की कोई ना कोई टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब जब रिड्यूस होने की टेंडेंसी और ये अपोजिशन फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, कहना मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में काफ़ी सारे SO4 माइनस 2 आयन हो जाएंगे। ठीक है, और इस रोड पे काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो आपका सेल काम करना बंद कर देगा। क्लियर है? तो ये पहली कंडीशन हो गई कि आपके सेल ने काम करना बंद कर दिया इन अपोजिशन फोर्स की वजह से। अपोजिशन फोर्स कौन कौन सी वो आप लोगों ने देख लिए। ठीक है यहाँ तक? चलो, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेटल रोड है, जिंक की रोड और कॉपर की रोड, इनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू हम लोग इनको आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इनको वायर से कनेक्ट करने से क्या होगा, वायर के थ्रू आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, आपके एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से किस साइड में जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होगा। और ये हमेशा याद रखना, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ, यहाँ पे करंट का फ्लो होगा किस साइड में, कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो ये याद रखना, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, एनोड टू कैथोड। तो हमने क्या किया कि जिस सेल ने काम करना बंद कर दिया था उस सेल को हम लोगों ने एक वायर से कनेक्ट किया, दोनों हाफ सेल को। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे चले गए, कैथोड पे। तो एनोड पे जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म कर दिया हम लोगों ने। हम लोगों ने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दिया। यहाँ पे देखो जो अपोजिशन मिल रहा था इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रोड की वजह से, तो इस रोड की जो नेगेटिव चार्ज थे वो हमने वायर के थ्रू शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरी तरफ कैथोड में पॉजिटिव चार्ज था, ये भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब ये आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा था। ठीक है, तो एनोड पे नेगेटिव है तो कैथोड पे कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इधर का ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उसे भी हम लोग खत्म कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स को ला के। ठीक है, तो ये जो अपोजिशन था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनोड पे और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैथोड पे, ये हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, और वापस आपकी सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। कहना मतलब Zn वापस किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, Zn2+ में। अब यहाँ पे जो अपोजिशन मिल रहा था Zn2+ आयन की वजह से, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा Zn2+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये भी बढ़ता बढ़ता एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इसकी जो Zn की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? दूसरी तरफ आपका जो कॉपर 2+ आयन था वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। अब चार्ज तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जो SO4-2 आयन है, सॉल्यूशन का जो SO4-2 आयन है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया। वापस आपका Cu2+ Cu में कन्वर्ट होगा, पीछे SO4 छोड़ के जाएगा तो और भी ज़्यादा SO4-2 आयन बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये चार्ज और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कहने मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि Cu2+ की Cu में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी और SO4-2 का जो अपोजिशन फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और उस कंडीशन में वापस आपका जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कि सेल ने काम करना बंद कर दिया, इधर Zn2+ आयन की वजह से और कैथोड पे SO4-2 आयन की वजह से। तो इसको वापस यदि हमें काम करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसी ट्रिक काम में लेंगे जिस ट्रिक से इधर जो Zn2+ आयन का वजह से जो यहाँ पे अपोजिशन Zn2+ की वजह से जो अपोजिशन हो रहा है, जो आपका सेल ने काम करना बंद कर दिया है, तो Zn2+ आयन को निकाल लें। और किसी तरह से यहाँ से हम लोग SO4 आयन जिसकी वजह से अपोजिशन हो रहा है, सेल ने काम करना बंद कर दिया है, तो उसको हम लोग निकाल लें। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लास की ट्यूब लेंगे, एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब लेंगे और उसको हम लोग उल्टा यहाँ पे रख देंगे। आपकी ग्लास की ट्यूब है, उसको हम लोग उल्टा करके इस टाइप से यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये ग्लास की ट्यूब ले ली, उसको उल्टा करके दोनों सेल को ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। और ये जो ग्लास की ट्यूब है इसमें हम लोगों ने सॉल्ट लिया है। क्या लिया है? सॉल्ट। तो इसमें हम लोगों ने सॉल्ट लिया है, दोनों हाफ सेल के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, तो इसे हम लोग कह देते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कह देते हैं? सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है?
ये ग्लास की ट्यूब ली है यू शेप की, तो इस यू शेप की ट्यूब में हम लोगों ने कोई सॉल्ट ली है और दोनों सेल के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है। और हम लोग इसके दोनों जो साइड हैं इनको हम लोग कॉटन से या फिर स्टील वूल से बंद कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज में कोई ना कोई सॉल्ट लेंगे, वो सॉल्ट क्या करेगा, इधर से Zn2+ आयन को कंज्यूम कर लेगा और इधर जो आपका SO4-2 आयन है उसको भी कंज्यूम कर लेगा। कैसे कंज्यूम करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यहाँ पे CuSO4 ले लेते हैं, सॉल्ट कौन सा ले लेते हैं, CuSO4। अब इस CuSO4 क्या करेगा, इस सेल की बात करें तो यहाँ पे SO4 2- है, इधर वाले सेल को यदि Cu2+ आयन मिल जाए तो ये आपका क्या बना लेगा, CuSO4। दोनों Cu और SO4 मिलके क्या बना लेंगे, CuSO4। ठीक है। और CuSO4 आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे CuSO4 पहले से ही प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो SO4 2- आयन है इनको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे कि यहाँ पे जो आपका ये सॉल्ट ब्रिज लगा है, यहाँ से बाहर की तरफ कौन से आयन निकलेंगे, Cu2+ आयन। ये Cu2+ आयन यहाँ पे SO4-2 आयन के साथ रिएक्शन करेंगे और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, CuSO4। क्लियर है। दूसरा, इस सेल में Zn2+ आयन है, तो यहाँ से हम लोग Zn2+ आयन को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ये देखो, ये हम लोगों ने Zn2+ आयन को यहाँ से हटा दिया। कैसे हटाया कि यहाँ से सेल में जो SO4-2 आयन था, यहाँ पे Zn2+ प्रेजेंट था पहले से, अब इधर से आपका SO4-2 आयन आएगा और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ZnSO4। क्लियर। और ZnSO4 पहले से ही है, तो इसके बनने से यहाँ पे सेल में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। तो आपके सेल ने पहले तो इलेक्ट्रॉन की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से काम करना बंद किया। उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया वायर लगा के। किसके थ्रू किया, वायर लगा के। सेकेंड नंबर पे आपका Zn2+ आयन और SO4-2- आयन, इनकी वजह से भी सेल ने काम करना बंद कर दिया था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया सॉल्ट ब्रिज लगा के। क्लियर है। तो इस टाइप से आपका सेल वापस काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। अब कब तक काम करता रहेगा, जब तक या तो सॉल्ट ब्रिज से सॉल्ट खत्म ना हो जाए। जब सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट खत्म हो जाएगा तब आपका सेल काम करना बंद कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, और सॉल्ट ले लेंगे। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि ये जो एनोड की रोड है, ये जो एनोड की रोड है, आपको पता है कि यहाँ पे Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, तो धीरे धीरे ये रोड क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। ये रोड खत्म होती जाएगी और यहाँ पे Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस रोड की साइज बढ़ती जाएगी। तो ये तो खत्म होती जा रही है और ये बढ़ती जा रही है। तो जब एनोड आपका खत्म हो जाएगा, उस कंडीशन में भी आपका सेल काम करना बंद कर देगा। क्लियर है। तो दो तरीके हो गए, एक तो आपका सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट खत्म हो जाए तो आपका काम करना बंद कर देगा सेल, और दूसरा आपका ये जो आपकी रोड है एनोड, जिसे हम लोग कह रहे हैं, तो एनोड खत्म हो जाए तो भी आपका सेल काम करना यहाँ पे बंद कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम लोग यहाँ पे बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करने के बाद यहाँ पे इसकी बात हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में। मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सॉल्ट ब्रिज का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या क्वेश्चन आता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा था ग्लास की ट्यूब ली थी, आप लोगों ने एक यू शेप की, कौन सी शेप की, यू शेप की ग्लास ट्यूब ली थी। ठीक है। तो यू शेप की ग्लास ट्यूब को आप लोग क्या कह रहे हो, सॉल्ट ब्रिज कह रहे हो। आपकी जो यू शेप की ग्लास ट्यूब है उसे आप लोग क्या कह रहे हो, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, सॉल्ट लिया था। ठीक है। ये जो ग्लास ट्यूब है इसमें हम लोगों ने क्या लिया था, सॉल्ट लिया था, या सॉल्ट को आप लोग क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हो। ठीक है। तो इस ग्लास की ट्यूब में आप लोगों ने सॉल्ट लिया था, इलेक्ट्रोलाइट लिया था। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप लोग लेते हो उसका आप लोग अगर अगर एंड जिलेटिन, अगर अगर और जिलेटिन में आप लोग सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड कह दूं या फिर मैं कह दूं जेली लाइक, जेली लाइक। आप लोग अगर अगर में या जिलेटिन में यहाँ पे इस सॉल्ट का या इलेक्ट्रोलाइट का एक सेमी सॉलिड जेली लाइक क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। तो जेली लाइक जो आपका सब्सटेंस होगा, पेस्ट होगा, उसको हम लोग किस में भरते हैं, इस यू शेप की ग्लास ट्यूब में।
क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज की यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है और इसमें हम लोग क्या काम में लेते हैं, सॉल्ट भरते हैं और सॉल्ट का सेमी सॉलिड या जेली लाइक हम लोग जेली लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं, पेस्ट जैसा, और उसको हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं। ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज में जो भी हम लोग सॉल्ट लेते हैं उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, क्या क्या सावधानियाँ हमें यहाँ पे सावधानियों की ज़रूरत होगी, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली सावधानी तो हमें ये रखनी है कि यहाँ पे जो भी सॉल्ट हम लोग ले रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, वो आपका कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। कहने मतलब ये है कि जो भी आप लोग सॉल्ट ले रहे हो वो ना तो एनोड सेल के सॉल्यूशन के साथ ना ही कैथोड सेल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करना चाहिए। कहने मतलब ना तो एनोड सेल से रिएक्शन करे ना ही कैथोड सेल से। तो जो भी हम लोग सॉल्ट लेंगे वो कौन सा लेंगे, इनर्ट लेंगे। अब कौन कौन से सॉल्ट लेते हैं उनकी यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो हम लोग यहाँ पे KCl लेते हैं, KNO3 लेते हैं, K2SO4 लेते हैं, NH4NO3 लेते हैं। ठीक है। तो इनमें से कोई से भी सॉल्ट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके सॉल्ट्स हो गए कुछ जिनको हम लोग यहाँ पे यूज में ले सकते हैं सॉल्ट ब्रिज में। क्लियर है। सेकेंड नंबर पे जो भी आप लोग सॉल्ट लेते हो उसमें सॉल्ट की और जो आपका सॉल्ट में जो आपका एक तो आपका कैटायन होगा, जैसे आपका K+Cl- K+NO3-। तो यहाँ पे जो भी आपके आयंस हैं उनके ट्रांसपोर्ट नंबर या मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। क्लियर है। तो जो आपका आयंस होंगे कैटायन एंड एनायन, आपके एक तो आपका कैटायन होगा, दूसरा आपका एनायन होगा, इनका या तो ट्रांसपोर्ट नंबर, इनका ट्रांसपोर्ट नंबर, या फिर मैं कह दूं आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, इनका ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर आयनिक मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है। जो भी आप लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो एक तो आपका इनर्ट होना चाहिए और इनकी ट्रांसपोर्ट नंबर या फिर आयनिक मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। चलो